तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे, आपको याद हो या ना हो, या आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने कुछ समय पहले जब गवर्नर की पावर या राज्य सरकार और गवर्नर के बीच का जो हस्तक्षेप है, इस पर एक एडिटोरियल किया था या एडिटोरियल बनाया था। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार का क्या इशू चल रहा है। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या हुआ है कि जो तमिलनाडु की सरकार है, तो वो जो नीट में अपनी जो सीटें देती है, पहले क्या होता था, नीट से पहले राज्य सरकारें अपना एक खुद का, चाहे इंजीनियरिंग टेस्ट हो या मेडिकल टेस्ट, खुद का करवाती थी। उसमें क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्टेट के लोगों को मौका मिलता था अपनी सीटें लेने में या एडमिशन लेने में उन पर्टिकुलर कोर्सेज़ में। लेकिन फिर जैसे ही नीट आया, तो नीट पूरे के पूरे भारत के हिसाब से बनाया गया। जब पूरे के पूरे भारत के हिसाब से बनाया गया, तो राज्य सरकारों को की जो रिजर्व सीटें थीं, उनमें से कुछ सीटें राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों को देनी पड़ी। और फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जो कंपटीशन होता है, वो पूरे के पूरे भारत का कंपटीशन होता है। पूरे के पूरे भारत में जो हाईएस्ट नंबर लाता है, नो मैटर वो तमिलनाडु का है या किसी और राज्य का, वो वाली सीट ले जाता है। तो ये पूरा का पूरा इशू था कि पहले सिर्फ राज्य सरकार, मतलब अगर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के ही बच्चे उस सीट पर बैठते थे। ये मतलब एक आरक्षण टाइप का था। लेकिन जैसे ही वो नीट के दायरे में आया, तो उसमें पूरे के पूरे भारत के बच्चे भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, या अपने एक कहना चाहिए पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है कि हम तमिलनाडु के बच्चों को उनकी सीटें वापस दिलवा के रहेंगे या कुछ मायनों में वापस दिलवा के रहेंगे। और यही कारण है कि वो एक बिल आई। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मैंने बताया था कि कैसे नीट के खिलाफ बिल लाई। उसमें ये कहा गया कि भैया, जो हमने सीटें केंद्र सरकार को दी हैं, उससे हमें छूट मिलनी चाहिए। और इन्होंने अभी ये बोला है कि सिर्फ जो डेंटल वाला कोर्स होता है ना, MBBS इन डेंटल, मतलब दांतों के डॉक्टर वाला, उसमें हमें अभी छूट चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। तो मैंने आप डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नर ने उस बिल को आगे नहीं बढ़ाया और उस बिल को सहमति नहीं दी। क्योंकि आपको मालूम होगा, जब राज्य सरकार कोई पॉलिसी लाती है, कोई बिल पास करती है, तो सबसे पहले गवर्नर उसको पास करता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और फिर चीज़ें वो होती हैं। तो गवर्नर के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो वो वापस सदन को, विधान परिषद को या विधानसभा को वापस कर दे बिल, या फिर वो क्या करे कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दे। तो RN रवि ने सितंबर 2021 में क्या किया कि वो बिल वापस विधानसभा को भेज दिया, मतलब अपनी सहमति नहीं दी। तो यही पूरा का पूरा टकराव का मुद्दा है। फिर कैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिर वापस RN रवि, जो कि तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर है, उनको फिर से बिल भेज दिया। तो अब इन राइटर का क्या कहना है कि भैया, अब ना आपको देर नहीं करना चाहिए, मतलब गवर्नर को देर नहीं करनी चाहिए, और फिर ये अब राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि राष्ट्रपति क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप अपने एंड से पास कर दो। और ये बात भी है कि अब गवर्नर, कुछ भी हो जाए, गवर्नर अब बिल को पास नहीं कर सकता। अब वो या तो वो डिले कर सकता है या राष्ट्रपति को भेज सकता है। सो ये पूरा का पूरा इशू है, इसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा, अगर आपने पहले एडिटोरियल देखे होंगे तब भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि आपको जो भी यहाँ पर, मतलब वर्ड की जो मीनिंग है, या जो भी वर्ड का जो स्पेलिंग है, जो भी है, आपको समझ में नहीं आता वर्ड की, तो आप ना उस चीज़ को सर्च करें खुद अपने आप से, और कमेंट बॉक्स में उसको पेस्ट कर दें। जिससे क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और नो डाउट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इसकी PDF शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ आप आराम से खोजते रहिए, एक एक वर्ड को देखिए, और उस वर्ड की क्या मीनिंग है क्या नहीं है, वो अपने आप से भी आप एक प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया मैं तो बता ही रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। तो नीट एंड स्टेट गवर्नर शुड नॉट डिले एसेंट मतलब होती है सहमति, टू तमिलनाडुज बिल फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट किसकी बात कर रहे हैं? ये नीट की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो एक्सेप्शन चाहती है, नीट से अपनी सीटों को छुड़ाना चाहती है, तो राज्यपाल को अब किसी भी प्रकार का डिले नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सहमति दे देनी चाहिए। और गवर्नर की सहमति के बाद क्या होगा? वो जाएगी चीज़ राष्ट्रपति के पास।
तो ये पूरा का पूरा इशू है। विद द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस अगेन इट्स अर्लियर बिल सीकिंग to extend government seat in undergraduate medical and dental course from the national eligibility entrance test, the ball is once again in the court of the governor आर एन रवि। तो यहाँ पर जब सितंबर में आर एन रवि ने उस बिल को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट को या विधानसभा को तमिलनाडु की, लेकिन फिर वहाँ पर क्या किया, वहाँ की विधानसभा ने फिर वापस आर एन रवि के पास वो बॉल फेंक दी है, या कहना चाहिए वो बिल फिर से राज्यपाल की टेबल पर उन्होंने ला दिया है अपनी विधानसभा से पास करके कि भैया हमें इस बिल को पास कराना ही है। कौन सा बिल है? जिसमें नीट में जो सीटें उसने शेयर की थी उन सीटों से छूट मिले कहीं ना कहीं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती है, और तमिलनाडु के बच्चे सिर्फ तमिलनाडु के बच्चे ही उस सीट पर एडमिशन ले सकें। द गवर्नर हैड चोजन टू टर्न to House for reconsideration the bill that was passed in September 2021। तो गवर्नर ने क्या किया था 2021 में कि वापस कर दिया था विधानसभा को कि भैया आप फिर से रिकन्सिडरेशन करो इस बात को, इस पर हमें सहमति नहीं देता हूँ। तो क्वेश्चनिंग द टेनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस ए के राजन कमेटी रिपोर्ट दैट हैड गिवन द फाइंडिंग इन फेवर ऑफ द पासेज द सच लॉ। तो ये एक क्वेश्चन खड़ा करती है किस पर, जैसे गवर्नर ने कहा कि आप इस बिल को फिर से रिकन्सीडर करो। अब जब फिर से रिकन्सीडर करो तो रिकन्सीडर करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, जो ए के राजन कमेटी जो इस के लिए बनाई गई थी उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े करना है, क्योंकि ए के राजन कमेटी की सिफारिश पर या उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर ही इस बिल को लाया गया और फिर वो राज्यपाल के पास भेजा गया। लेकिन राज्यपाल ने क्या बोल दिया कि भैया विधानसभा को वापस भेज दिया और कहा कि आप इस चीज़ को क्या करो, फिर से रिकन्सीडर करो। तो ये क्वेश्चन मार्क इस पर खड़ा करती है जस्टिस ए के राजन कमेटी रिपोर्ट, जिसने इस बिल के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाई या रिसर्च की। द डीएम के regime has thrown down the gentle as constitution is clear as far as governor course of action is concerned। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अब इसमें क्या होता है, जब एक बार कंसिडरेशन के लिए राज्यपाल भेज देता है, फिर उसके बाद अगर मान लो फिर से विधानसभा गवर्नर के पास भेज देती है कोई भी बिल, सेम बिल अगर भेजती है, तो गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं बचता कि वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे। उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि फिर उसे तो सहमति देनी ही पड़ती है। तो डीएम के रिजम हैज़ थ्रो डाउन द गेंटल एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एज फार एज गवर्नर कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न। तो सीधी सी बात है, डीएम के गवर्नर ने क्या कर दिया, फिर से भेज दिया। तो उसने जो गवर्नर की जो कोर्स ऑफ एक्शंस थी उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर दिया, थ्रो डाउन कर दिया, गिरा दिया। क्यों? क्योंकि अब गवर्नर उसमें कुछ नहीं कर सकता। इफ़ द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम अगेन मिस्टर रवि इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट एक्सेंट। तो अब अगर ये बिल प्रेजेंट हुआ है तो अब मिस्टर रवि के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस पर फिर से रिकन्सिडरेशन को भेजे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मिस्टर रवि अब बंधे हुए हैं कि उन्हें अपनी जो ग्रांट एक्सेंट मतलब अपनी जो ग्रांट मतलब देनी ही पड़ेगी अपनी सहमति, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो गवर्नर को बांध दिया है इस मसले पर कि भैया अब तो आपको सहमति देनी ही पड़ेगी। इट इज़ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन वेदर द बिल ऑब्टेन द प्रेसिडेंट्स नोट, बट द एपिसोड रेजेज द क्वेश्चन वेदर द गवर्नर कुड नॉट have avoided the current situation by reserving the bill for the president instead of returning it। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या ये बिल मतलब स्पेकुलेशन मतलब बातें चल रही हैं, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बिल राष्ट्रपति की अनुमति ले पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेने से पहले ये अभी राष्ट्रपति तक पहुँचा तो है नहीं, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन रेज होते हैं कि वेदर द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड, क्या गवर्नर ये अवॉइड नहीं कर सकते थे क्या? कि जो वर्तमान सिचुएशन बनी है, वर्तमान सिचुएशन क्या बनी है कि गवर्नर के पास अब मतलब अब गवर्नर पहले जो गवर्नर के पास आया था, तो अगर पहले ही गवर्नर क्या कर देते, राष्ट्रपति को दे देते, तो गवर्नर के मतलब एक वो होता है ना कि गवर्नर का दोनों विकल्प थे कि विधानसभा को वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, राष्ट्रपति के लिए भेज दे। तो गवर्नर के पास उस समय दो विकल्प थे। लेकिन अब क्या हुआ कि
फिर से जो बिल है फिर से गवर्नर के पास आ गया, तो अब गवर्नर क्या है, बाध्य हैं। अब गवर्नर के पास मजबूरी है कि वो राष्ट्रपति को भेजें ही। तो जो ये सिचुएशन खड़ी हुई है, तो इसे कौन, जो वहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि, इस सिचुएशन को क्या सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे, या इस सिचुएशन को आने से रोक नहीं सकते थे? पहले ही भेज देते कि भाई राष्ट्रपति को हम भेज देते हैं। तो ये अगर पहले ही ये राष्ट्रपति को भेज देते तो ये वर्तमान में जिस प्रकार की सिचुएशन गवर्नर के सामने खड़ी हो गई है, ये सामने नहीं आती। आफ्टर ऑल दिस इज क्लियरली अ बिल दैट रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस। The exemption from the need is in conflict with the central law that make it mandatory and therefore can only be saved by the president accent। अब कुछ भी बात का हो, गवर्नर के हाथ बंधे नहीं बंधे, गवर्नर की पावर कहीं ना कहीं कम हुई, गवर्नर की वैल्यू कम हुई बढ़ी, इसका कोई मतलब नहीं। आफ्टर ऑल क्या है, बिल जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं लेगा तब तक इस प्रकार की कोई भी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की आशा है वो फुलफ़िल नहीं होने वाली। ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है वो फुलफ़िल नहीं होने पा रहा। देयरफॉर कैन ओनली बी सेव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो मैंडेटरी लॉ है, सेंट्रल का जो मैंडेटरी लॉ है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की सहमति से ही बदला जा सकता है। अब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ बिल्स मेरिट द गवर्नर शुड डिले द मेरिट नो फर्दर। अब अगर बिल को चलो छोड़ दिया जाए तो गवर्नर को मतलब ये पूरा का पूरा जो मैटर है इसे अब डिले नहीं करना चाहिए। अब उनके पास क्योंकि ज़्यादा कोई विकल्प है नहीं, वापस वो कर नहीं सकते। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति को वापस करेंगे तो उन्हें वापस राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज दैट गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ought to have no discretion save in the case of law that undermine the position of high court which he bound to reserve for the president's consideration। तो यहाँ पर मतलब आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को किसी भी प्रकार के अपनी समझदारी का कोई उसमें उपयोग करना नहीं था, ठीक है। और इस केस को अगर सेव करने की बात करें तो इसको हाई कोर्ट की पोजीशन को ये क्या कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। और अब इसमें ये क्या है कि ये बंधे हुए हैं कि अब ये प्रेसिडेंट की सहमति या कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। हाउएवर द गवर्नर रेयर यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब जबकि कभी कभी बहुत कम देखा गया है कि गवर्नर अपनी जो है इस प्रकार की समझदारी या किसी भी बिल पर अपने जो विचार है वो कम ही रखता है। क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ बिल एंड आस्क फॉर रिकन्सिडरेशन इज नाउ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर गवर्नर क्या बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि गवर्नर अपनी इस सहमति या सहमति या उस बिल को पर्टिकुलर अपना पॉइंट रखे, अपने पॉइंट उसमें जोड़ने का प्रयास करे, अपनी समझदारी के साथ उसमें रखने का प्रयास करे। ये बहुत ही रेयर देखा गया है। और सामान्यतः जो गवर्नर है वो कभी रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजते, क्योंकि रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना मतलब गवर्नर खुद अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी के हिसाब से उन चीज़ों को देख रहा है। तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब चलो कोई नहीं, जो हुआ हुआ। लेकिन अब जो रिकन्सिडरेशन के लिए उन्होंने बोला था वो तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस की है। मतलब क्या आप संवैधानिक रूप से इसे राष्ट्रपति के पास भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो। उस समय तो नो डाउट आपने अपने संवैधानिक पावर का उपयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का उपयोग किया कि आपने रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। लेकिन अब आप बंधे हुए हो कि अब आपको राष्ट्रपति की सहमति के लिए तो भेजना ही है। Some part of the governor communications to legislative assembly speakers seem to suggest that Mr. Ravi disagree with the basis of the bill, even though he is not wrong in highlighting a Supreme Court decision in favor of NEET। तो कुछ पार्ट में गवर्नर का जो कम्युनिकेशन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में, उसमें उन्होंने ये सजेस्ट हुआ है कि जो आर एन रवि थे वो डिसएग्री थे। जो इस बिल का जो बेस था, जिस आधार पर इस बिल को लाया जा रहा था, उसके बेसिस को लेकर क्या थे, आर एन रवि डिसएग्री थे। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट के फेवर में ही डिसीजन दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया तो आर एन रवि जो विरोध कर रहे थे या जो फेवर में नहीं थे, कुछ बातों से एग्री नहीं कर रहे थे, उनका मानना या कहना भी गलत नहीं है किसी प्रकार से। इट इज़ नॉट जनरली डिज़ायरेबल फॉर द गवर्नर टू सीक टू मैच विट्स विथ
द लेजिस्लेचर विजडम ऑन सोशल इनपुट दैट इन्फॉर्म पॉलिसी। और ये कभी मतलब जनरली ये आवश्यक डिजायरेबल भी नहीं है कि गवर्नर की और जो वहाँ की राज्य सरकार है जो कि कहीं ना कहीं सोशल इनपुट या सामाजिक मतलब लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं या माहौल राज्य में क्या चल रहा है उसके आधार पर जो पॉलिसी बनाती है उसमें, और गवर्नर की समझदारी में या गवर्नर की सोच में, दोनों में क्या हो, मैच हो जाए। तो ये कभी मतलब ज़रूरी नहीं है, कभी ना कभी ये चीज़ विरोध मतलब अगेंस्ट भी हो जाती है एक दूसरे के, क्योंकि गवर्नर सोचता है क्या अपने हिसाब से, या जो केंद्र सरकार, ये भी कह सकते हो कुछ मायनों में कि केंद्र सरकार के हिसाब से ये वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से सोच रहा हो, लेकिन तमिलनाडु में जैसी परिस्थितियां बनी हो उस हिसाब से राज्य सरकार बिल लाती है कि भैया लोगों में गुस्सा ना बढ़े, लोग उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आफ्टर ऑल उनके लिए सत्ता दी है। तो ये चीज़ें देखने को होती हैं कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर और वहाँ की जो राज्य सरकार है उन दोनों की सोच में किसी बिल को लेकर सहमति बन ही जाए। इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल द Sarkaria Commission on the Center-State Relation observed that the governor should not act contrary to advice of the Council of Minister merely because he did not like the policy embodied in the bill। तो यहाँ पर सरकारिया कमीशन बना, जिस कमीशन में गवर्नर और राज्य सरकारों के जो संबंध हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं या जो भी कहना चाहिए एक दूसरे का सहसंबंध है, उस बारे में जब बात हुई तो उसमें ये कहा गया कि गवर्नर के पास किसी भी प्रकार का ये मतलब गवर्नर को पावर नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नर को इस प्रकार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि जब मान लो मिनिस्टर ने उस बिल को पारित कर दिया, तो आप कौन होते हो कि उस पर्टिकुलर बिल को एकदम से आप खारिज कर रहे हो। मतलब मंत्रिपरिषद से डिस्कशन होकर आए हुए बिल को आप एक समान रूप से एक खुद के निर्णय के तौर पर एक पैरेलली विरोध कर रहे हो। मतलब पैरेलली मतलब समझ रहे हो ना कि आप अपनी बात रख रहे हो जबकि एक चुनी हुई सरकार अपनी बात रख रही है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सिलेक्ट होके आए हैं, वो चुन के आए हैं। तो आप एक पैरेलल गवर्नमेंट या पैरेलल क्या होते हैं पावर, क्या होता है पावर एक वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, आप पावर शेयरिंग या कहना चाहिए पैरेलल गवर्नमेंट ना चलाओ। इन शॉर्ट आप यही समझ लो कि पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलानी चाहिए। द अटेंशन बिल नाउ beyond whether NEET exemption will pass muster for one thing. The exemption may not be solution for the problem of government school student not making to MBBS course in sufficient number। अब अगर हम और आगे चीज़ों को ले जाएं तो ये मतलब बिल का पास होना क्या ये इस चीज़ को कंप्लीट कर देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग MBBS में एडमिशन लेंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो कि सिर्फ बिल का पास होना इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम वहाँ रेज हुई, जिन प्रॉब्लम के कारण गवर्नमेंट वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट इस बिल को लाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर भी मतलब उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे, ये नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। द सिचुएशन प्रियर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट वाज नो बेटर। क्योंकि अगर हम बात करें कि जब नीट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब नीट आया ही नहीं था, पहले जब स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, MBBS के हो, इंजीनियरिंग के हो, तब भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी स्थिति इसी टाइप की थी। हाउएवर द इशू ऑफ द नीट बीइंग बैरियर टू एसेस इज़ जेन्युइन। लेकिन अगर हम बात करें कि नीट कुछ मायनों में राज्य सरकार के जो कोटा है, राज्य सरकार के जो आरक्षण या था पहले कि भाई राज्य सरकार का आपने एग्ज़ाम दिया था, अब राज्य सरकार की ही सीटों को लोगे, उस मामले में अगर ये देखा जाए तो हाँ, कुछ मायनों में ये चीज़ें जेन्युइन भी दिखाई देती हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट द मैंडेटरी नेचर ऑफ नीट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस अंडरमाइन द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन मेडिकल एजुकेशन। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मेडिकल कोटा है, नीट के कारण उसको नज़रअंदाज किया गया या उनकी सीटों में कमी आई हुई है। एज द मेन डिलीवर्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ द स्टेट कैन नॉट बी डिनाइड अ से इन who join मेडिकल कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज।
और यहाँ पर मेन डिलीवर मतलब अगर कोई भी राज्य में मेडिकल क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो सबसे पहले कौन टैकल करता है? राज्य सरकार टैकल करती है। तो उसी प्रकार से कि राज्य सरकार जब पूरी की पूरी अस्पतालों को देख रही है, पूरे डॉक्टरों को देख रही है, तो वो मतलब जो लोग हैं वहाँ के या जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनकी बातों को एकदम से नज़रअंदाज नहीं कर सकती है कि वो जो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करने से, जो कि मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कोर्स हैं उन में एडमिशन लेने के विषय से संबंधित जो विषय है उसको एकदम से नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार डायरेक्ट लिंक होती है उन स्टूडेंट के साथ या वहाँ की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन मेडिकल सुविधाओं का उपयोग या लाभ लेने वाले लाभार्थियों के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल। आपको समझ में आया होगा कि कैसे नीट का ये मुद्दा चल रहा था, और इस चीज़ को मैंने गवर्नर वाले सेगमेंट में भी आपसे डिस्कस किया था। आपको मालूम होगा जब हमारे जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, उन्होंने उनका जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट वो ममता बनर्जी ने ब्लॉक कर दिया था। जब ये वाला इशू आया था उस समय भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी, छोटे अमाउंट में डिस्कस की थी। आज डिटेल्ड पूरा उसी तमिलनाडु गवर्नमेंट की उस पर बेस्ड है, लेकिन उस समय कुछ ऐसे गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर की भी मैंने बात की थी। तो आई होप आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैंने कोशिश की है कि आप ये चीज़ें समझो, नए भी होगे तब भी आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।